हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सुधा और मंजू दोनों देवरानी जेठानी थी। सुधा स्वभाव की बहुत चिड़चिड़ी थी, इसलिए वो हर समय मंजू से भी चिड़चिड़ा स्वभाव रखती थी। जब भी रसोई में आओ मजाल है कोई चीज अपनी जगह पर मिल जाए। अब ये लाइटर कहाँ रखा है? मंजू, ओ मंजू। जी भाभी, लाइटर का है, मुझे चाय बनानी है। वहीं सामने तो रखा है भाभी। हाँ ठीक है, वैसे ये सब पहले नहीं था, जब से तुम आई हो तभी से घर में सामान इधर उधर बिखरा रहता है। पहले मैं जब अकेली थी तब घर की एक एक चीज अपनी जगह पर रखी रहती थी। मंजू बात सुनना। जाओ, आ गई आवाज। वैसे भी कौन सा आज भी टाइम पर रात का खाना बन जाएगा। 6 महीने हो गए शादी को, अभी भी मंजू मंजू ही होती रहती है। एक मैं हूँ, शादी के हफ्ते बाद ही घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। मैं चाय बना रही हूँ, ध्यान से सब्जी बनाना। मैंने अभी गैस का चूल्हा साफ किया है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। और हाँ, सब्जी में नमक का ध्यान रखना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। आलू भी छोटे काटना, तुम बड़े आलू काट देती हो। सुधा ने चाय बनाई और मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। रात का खाना अक्सर मंजू ही बनाती थी और सुधा को कभी भी मंजू का काम पसंद ही नहीं आता था। सुधा मंजू को सारा दिन ताने देती थी, पर मंजू कभी भी सुधा को पलटकर जवाब नहीं देती थी। वो सुधा को अपनी बड़ी बहन मानती थी। सुधा जितनी मर्जी चिड़चिड़ी रहे, पर मंजू हमेशा चुप रहती थी। मंजू, खाना बन गया है तो लगा दो। मंजू, तुमने सुबह कपड़ों में कितना सर्फ डाला था? पता है कपड़ों में सारा सर्फ चिपका हुआ था। तुम्हें कपड़े भी धोने नहीं आते क्या? खाना बनाती हो तो दाल में कभी नमक तेज कर देती हो, कभी हल्दी ज्यादा डाल देती हो, कभी घी तेल ज्यादा कर देती हो। मुझे समझ नहीं आता, मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो सारे काम मैं ही करूँ। तुम खुद भी तो कुछ सीखो। अब तो तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए। सुधा, थोड़ा आराम से। कोई बात कहनी है तो प्यार से बोलो, इतना तिल मिलाकर बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो हमेशा मेरे से ही लड़ना होता है। मेरा क्या, जो मर्जी करो, मैं समझाऊंगी नहीं। अब माँ बाबूजी तो यहाँ है नहीं जो समझाएंगे। अभी मंजू बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं देखता हूँ। सुनील दरवाजा खोलता है तो सामने माँ बाबूजी खड़े थे। देखा, चौंका दिया ना अचानक से आकर। आप सब अचानक? हाँ, तुम्हारी माँ का मन हो रहा था, इसलिए हम चले आए भाई। सास ससुर के आने से घर में चहल पहल हो गई, पर सुधा के चेहरे पर बिल्कुल भी रौनक नहीं थी। वो पहले की तरह ही चिड़चिड़ी थी। एक दिन मंजू सोकर नहीं उठी तो सुधा ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया। सुधा, क्या बात है? आज ऑफिस का टिफिन नहीं बनाया? नहीं, मशीन लगा रखी है, कपड़े धो रही हूँ। अब मेरे 10 हाथ तो है नहीं, 2 ही हाथ है। मंजू महारानी अभी तक सोकर नहीं उठी, सारे घर का काम अब मुझे ही करना पड़ रहा है। मंजू तो उठ गई थी, मैंने तो उसे बाथरूम में जाते देखा था। माँ, मंजू को उल्टियां हो रही हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको बुला रही है। क्या बहू को उल्टियां हो रही हैं? देखो तो जरा। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये तो मुझे खुशी की खबर दिखाई देती है। क्या हुआ मंजू, कब से उल्टियां हो रही हैं? पता नहीं माँ जी, कल रात से जी घबरा रहा था और सिर भी बहुत भारी था। बहुत उल्टियां हो रही हैं, पिछले 1 महीने से ऐसा ही हो रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है बहू, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। क्या हुआ है माँ? मंजू को क्या हुआ है? खुशखबरी है बेटा, हमारी मंजू माँ बनने वाली है। तुम पिता बनने वाले हो और हम दादा दादी। अरे सुधा, अनिल, तुम दोनों भी ताऊ ताई बनने वाले हो। मंजू के माँ बनने की खुशी सबके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, पर इस बात को सुनकर सुधा का मुंह बन गया। मेरे लिए ये कोई खुशखबरी की बात नहीं है। मेरे लिए तो काम बढ़ गया। अब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी और सारे घर का काम मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कान खोलकर सुन लो मंजू, ये मत समझना कि तुम माँ बनने वाली हो तो सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तुम्हें बराबर के घर के काम करने होंगे। मैं अकेली नहीं लगी रहूंगी। पता नहीं, जब देखो चिड़चिड़ी होकर घूमती रहती है। इसके मुंह पर जरा सी भी खुशी नहीं दिखाई देती। मंजू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, घर के काम में मैं मदद कर दूंगी। सुनो जी, अब गांव जाने का विचार छोड़ देते हैं, मंजू को हमारी जरूरत है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। शाम को मंजू डॉक्टर को दिखाकर आई तो घर में सबने मिठाई बांटी, सब पड़ोसियों को लड्डू खिलाए। चलो अच्छा है, बड़ी बहू को तो कितने साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। कम से कम छोटी बहू तो माँ बनी। हमें तो बहुत खुशी हुई है सुनकर कि मंजू माँ बनने वाली है। मंजू बर्तन धो रही थी।
मंजू, ये सब क्या है बहू? तुम अभी भी घर पर हो और ये बर्तन क्यों धो रही हो? वो आज ममता ने छुट्टी कर ली है। डॉक्टर के पास जाने में अभी समय था तो सोचा बर्तन धोकर चली जाऊंगी। मैं अभी सुधा से पूछती हूँ। सुधा, ओ सुधा। क्या हुआ माँ जी? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे सुनाई दे गया है। तुम्हें पता था ना मंजू को आज डॉक्टर के पास जाना था, तो तुमने उसे काम में लगा दिया और अब बर्तन धोने के लिए बोल दिया। अच्छा, मतलब वो रोजाना डॉक्टर के पास जाती रहे और मैं घर के काम करती रहूं? ये थोड़ी होता है। मैं कोई उसकी सेवा करने नहीं बैठी हूँ। और हाँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचूंगी कि मंजू माँ बनने वाली है तो उसकी देखभाल करती रहूं। ज्यादा ही अपने आप को बन रही है। उसे लगता है कि वो माँ बन गई है तो कहीं की रानी बन गई है। सुधा बोलती हुई कमरे में चली गई। अगले 9 महीने तक सुधा ने एक बार भी मंजू से ठीक से बात नहीं की। मंजू का 9वां महीना चल रहा था। एक रात मंजू को लेबर पेन स्टार्ट हो गए। सब लोग मंजू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और मंजू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तभी सुधा आई। सुधा, ये ले, तू भी गोदी में ले। जी माँ जी। बधाई हो मंजू, बेटे के जन्म की ढेर सारी बधाई। तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है। मेरा नहीं भाभी, आपका बेटा। हाँ हाँ, तो और क्या, ताई भी बड़ी माँ ही होती है। सुधा भाभी, आप इसकी बड़ी माँ नहीं सिर्फ माँ बनोगे। मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूँ। आपकी सुनी गोद मेरे से देखी नहीं जाती। अब ये आपका बेटा है। मैंने आपको कई बार अकेले में रोते हुए देखा है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। माँ जी, बाबूजी, सुधा भाभी का चिड़चिड़ा स्वभाव जानबूझकर नहीं था। भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, ये बात चिड़चिड़ाहट और गुस्सा बनकर बाहर आ जाती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। सुधा भाभी, मैं अपना बेटा आपकी गोद में दे रही हूँ। आपका बेटा अब आपकी गोद में खेलेगा। मेरा बेटा। मंजू की बातें सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। मंजू के इस फैसले की सबने सराहना की। मंजू के कारण सुधा माँ बन गई। बच्चे के आ जाने से सुधा की सारी चिड़चिड़ाहट दूर हो गई। बच्चे ने उसके जीवन को खुशियों से भर दिया था। पर सुधा के चेहरे पर कभी भी चिड़चिड़ाहट नहीं आती, क्योंकि वो जानती है कि मंजू ने उसके लिए जो किया वो लाखों में कोई एक ही करता है। सावित्री देवी हाथ में स्वागत की थाली लिए अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती हैं। अब मेरी दोनों बहुओं, जल्दी से इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। क्या माँ जी, एक कमरे का घर? आपको पता नहीं है मैं कितने अमीर घर से हूँ और मेरे माँ बाप ने कितना दहेज दिया है। अब मैं ये सारा सामान कहाँ रखूंगी? क्या फर्क पड़ता है देवरानी जी, ससुराल चाहे 1 कमरे का हो या 4 कमरों का, रहना तो हम सबको एक साथ मिलकर ही है ना। ओफ, इन गरीब लोगों को कैसे समझ आएगा जिन्होंने पूरी जिंदगी एक कमरे में ही बिता दी हो। खैर रोहन, तुम बेड को कहीं एडजस्ट कर दो, बाकी सब सामान मेरे घर लौटा दो। जब हम बड़ा घर ले लेंगे तब उस सामान को ले लेंगे। सावित्री की छोटी बहू अंकिता उस बेड को एक जगह रखवा लेती है, फिर आराम से उस बेड पर अपने पति के साथ लेट जाती है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू रेखा अपने पति और सास के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर लेट जाती है। विनोद जी, माफ करना, मेरा परिवार इतना अमीर नहीं था कि कुछ दे पाए। तो मैं कौन सा अमीर हूँ रेखा, और मुझे सब कुछ अपनी मेहनत से कमाना है, ना कि ससुराल वालों से कुछ लेना है। उन दोनों की बात बेड पर सो रहे अंकिता और रोहन सुन लेते हैं। अंकिता मुंह बनाते हुए कहती है, हा, आए बड़े हमें सुनाने वाले। भूलो मत जेठ जी कि आप बेरोजगार हो, इसलिए बड़े होकर भी जमीन पर सो रहे हो। अरे छोटी बहू, तू क्यों गुस्सा होती है? वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था। रहने दो माँ, मैं सब जानता हूँ भैया का क्या मतलब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहाँ देवर और देवरानी बिस्तर पर सोते, तो वहीं जेठ और जेठानी नीचे जमीन पर चटाई लगाकर सोते हैं। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और उनकी छत टपकना शुरू हो जाती है। उफ, ये सब आखिर क्या है रौनक, तुम्हारे घर की छत टपक रही है। बहू, तुझे बताया था ना मैंने, हमारा घर बहुत पुराना है, इसलिए अक्सर बरसात में ये ऐसे ही टपकती रहती है। माँ जी, मेरी तरफ की चटाई भी गीली हो गई, ऐसे में ठीक से सो नहीं पाएंगे। बहू, तू मेरी तरफ आकर सो जा, इस तरफ सूखा है। वाह माँ जी, अपनी गरीब बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है और अमीर बहू से इतनी नफरत, जबकि हम सब एक ही कमरे में रहते हैं, फिर भी इतनी नफरत। तुम बेड पर सोई हो इसलिए कह रही हूँ इसे छोटी बहू। ठीक है, सुनो जी, कल सुबह होते ही तुम अपनी तरफ की छत और दीवार पक्की करवा लेना। जैसे तैसे वो लोग सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह अंकिता अपनी तरफ की दीवार और छत ठीक करवा लेती है, साथ ही उसमें रंग भी करवा देती है। छोटी बहू, अगर तू काम करवा ही रही थी तो पूरी छत की मरम्मत करवा लेती। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। मेरा पति सारा दिन मेहनत करे और मैं उनके पैसे तुम लोगों पर बहा दूं।
रहने दीजिए माँ जी, आप इसे कुछ मत बोला करो। देवरानी जी की बातों से साफ साफ पता चलता है कि इसे हम गरीबों से सख्त नफरत है। अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो गई और रात में अंकिता तो आराम से बिस्तर पर सोई, लेकिन गरीब जेठानी की तरफ छत टपकने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई। सुनिए जी, छत टपकने के कारण ज्यादा पानी हमारी तरफ आ रहा है, ऐसे तो हम सो नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई जुगाड़ करता हूँ। अगली सुबह अंकिता अपनी गरीब जेठानी का मजाक उड़ाती है। गरीब जेठानी जी, लगता है आप ज्यादा ही दुखी हैं। आंखें कैसी लाल हो रखी हैं? लगता है सारी रात सो नहीं पाई। वैसे कल रात मैं भी ठीक से सो नहीं पाई। वो क्या है ना, गर्मी ज्यादा लग रही थी। खैर कोई नहीं, मुझे तो एक फोन घुमाना है, फिर मेरे माँ बाप एक इशारे पर मेरे लिए एसी भिजवा देंगे। अंकिता ऐसा ही करती है। अपनी माँ से फोन करके वो अपने घर पर एसी लगवा लेती है, लेकिन एक ही कमरे में एसी लगने की वजह से उसकी हवा सभी को मिल रही थी, यहाँ तक कि उस गरीब जेठानी को भी। और ये बात अंकिता को हजम नहीं होती। एसी मैंने अपने लिए लगवाया रौनक, ना कि उस गरीब जेठानी के लिए। वो मुफ्त में ही हवा खा रही है। तो तुम बताओ डार्लिंग, तुम क्या चाहती हो? कुछ पर्दे ले आओ और उसे कमरे के बीच में लगा दो, ताकि एसी की हवा उस तरफ ना जा पाए। अंकिता अपनी गरीब जेठानी से इस हद तक नफरत करती थी कि वो उसे एसी की हवा भी लगने देना नहीं चाहती थी। गरीब बहू सारा दिन काम करती, लेकिन फिर रात को वो गर्मी या बारिश की वजह से ठीक से सो नहीं पाती। रौनक, तुम आज ही जाकर मिस्त्री पकड़ कर ले आओ, मैं अपनी तरफ का हिस्सा ऊंचा करवा लूंगी। इस गरीब की वजह से हमें भी ये पानी की किचकिच झेलना पड़ता है, और फिर बारिश का गंदा पानी मेरी तरफ जमा हो जाता है। बहू, किसी गरीब को इतना सताना भी ठीक नहीं है। आप तो चुप ही रहिए माँ जी। अच्छा रौनक, आज ना मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, तुम बाहर से हम दोनों के लिए ले आओ ना। हाँ हाँ, मैं अभी ले आता हूँ। फिर शाम को तेज बारिश होती है, जिससे घर में पानी भर जाता है। उधर चूल्हा गीला होने के कारण गरीब बहू खाना नहीं बना पाती और उन तीनों को भूखा ही सोना पड़ता है। ये देख देवरानी कहती है, गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब बस भी कर छोटी बहू, तू अमीर है इसका मतलब ये नहीं हमारी बार बार बेइज्जती करेगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज रौनक ऑफिस से घर लौट रहा था तो गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है, जिस वजह से उसके पैर में काफी चोट आ जाती है और अब वो बिस्तर पकड़ लेता है और अब वो नौकरी पर भी नहीं जा पाता। अंकिता को पैसों की कमी होने लगती है और वो अपनी माँ को फोन करके हेल्प मांगती है। माँ देख लो, अगर कुछ हेल्प हो जाए। बेटी, मैंने तो तुझे पहले ही उस गरीब से शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन तू ही नहीं मानी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने तेरी बहुत मदद की, लेकिन अब और नहीं कर सकते। तेरे पापा को काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब कंपनी बंद होने की कगार पर है। लेकिन माँ, इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, इनकी नौकरी चली गई है। माफ करना बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी अब और हेल्प नहीं कर सकती। इतना कहकर अंकिता की माँ फोन रख देती है। तभी अंकिता का जेठ अशोक खुशी खुशी घर आता है। रेखा, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी डबल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जीते रहो बेटा, अब हमें किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा और ना किसी की बातें सुननी पड़ेंगी। ये सुनकर अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में आकर ना जाने आप लोगों को क्या क्या कहा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं देवरानी जी, एक घर में 4 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। और वैसे भी हम सब एक घर एक कमरे में रहते हैं, तो हमारे बीच कितनी भी दूरियां आए, लेकिन मुसीबत की घड़ी में हमारा सब परिवार एक ही है। और अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इस तरह पूरा परिवार एक हो जाता है और सारी मुसीबतों का सामना एक साथ करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।